एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हरि प्रसाद के घर के सामने ही उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। उसी दुकान के सहारे पिता पुत्र का गुजारा चलता था। दुकान को मोहन ही संभालता था। एक दिन हरि प्रसाद से मिलने उसका पुराना दोस्त शिवनाथ आया। अरे भाई हरि प्रसाद, पहचानता है मुझे? अरे वही पुराना दोस्त शिवनाथ। कितने बरस बीत गए यार। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे समय पीछे लौट आया हो। हरि प्रसाद भावुक होकर बोला, अरे शिवनाथ, तू भी क्या यादें ताजा करवा रहा है। सच कहूं तो तेरी शक्ल देखकर मन भर आया। कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है। पहले पानी पी ले। पानी तो बाद में, पहले तुझसे दो बातें कर लूं। बता, कैसा चल रहा है जीवन? घर गृहस्थी, खेती बाड़ी सब ठीक ठाक? बस जैसे सबका चलता है शिवनाथ। जिंदगी कोई आसान तो है नहीं। कभी धूप कभी छांव, इसी तरह गुजारा हो रहा है। तू सुना, तेरा क्या हाल है? मेरा भी वही हाल है दोस्त। मेहनत बहुत है, आमदनी कम, ऊपर से जिम्मेदारियां। तू तो जानता ही है, मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ, याद है। अब तो वो भी बड़ी हो गई होंगी ना? देखते देखते समय निकल गया। बड़ी बेटी कविता तो अब पूरी तरह शादी के योग्य हो गई है। उसकी शादी की चिंता दिन रात मन में घूमती रहती है। समझ सकता हूँ शिवनाथ। बेटियां हों तो पिता का दिल हमेशा फिक्रमंद रहता है। वैसे मेरा मोहन भी अब शादी के लायक हो गया है। यही तो मैं सोच रहा था। मोहन अब जवान हो चुका है। ऐसे में ज्यादा देर करना ठीक नहीं। समाज भी सवाल करता है और लड़के लड़की का मन भी भटक सकता है। सोचता तो मैं भी हूं, पर क्या करूं दोस्त, शादी बिना पैसों के नहीं होती। अभी मेरी आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि धूमधाम से विवाह कर सकूं। हरि प्रसाद, धूमधाम जरूरी नहीं होती। जरूरी होता है सही रिश्ता और साफ नीयत। और सच कहूं तो मेरी हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवनाथ बोला, दोस्त, मैं आज खास इसी बात के लिए आया हूं। बहुत सोच विचार के बाद मैं चाहता हूं कि मेरी बड़ी बेटी कविता का रिश्ता तुम्हारे बेटे मोहन से तय हो जाए। ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है शिवनाथ। हमारी बरसों की दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मैं भी यही चाहता हूं। देख हरि प्रसाद, मेरी 3 बेटियां हैं। अगर बड़ी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बात दिल से निकली है दोस्त, पर खर्च का सवाल है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे की शादी करवा पाऊं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, हम अभी शादी नहीं करेंगे। पूरा 1 साल हमारे पास है और जब करेंगे तो बहुत सादगी से, बिना दिखावे और बिना फिजूल खर्ची के। अगर 1 साल का वक्त मिल जाए तो शायद मैं भी कुछ व्यवस्था कर सकूं। तो फिर बता, क्या ये रिश्ता तुझे मंजूर है? हाँ शिवनाथ, मुझे ये रिश्ता पूरे दिल से मंजूर है। बस एक बात और, एक बार मोहन से भी पूछ लेना। आखिर जिंदगी उसकी है। मेरा बेटा मेरी बात समझता है, फिर भी मैं उससे बात कर लूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उसे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर समझो, आज से हम समधी बन गए। दोस्त, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता दोनों घरों में खुशियां लेकर आएगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद शिवनाथ वहां से चला जाता है। जब मोहन दुकान से घर लौटता है तब हरि प्रसाद उसे उसके रिश्ते की बात बताता है। बेटा मोहन, आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात तय कर दी है। बताओ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा है वो हमेशा मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने मुझे आज तक कभी गलत राह नहीं दिखाई। ये सुनकर हरि प्रसाद की आंखें भर आती हैं। वो भावुक होकर कहता है, तू सच में समझदार हो गया है बेटा। तेरी यही समझदारी मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। कुछ दिन बीत जाते हैं।
उसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था सेठ लक्ष्मी नारायण। उसकी नजर काफी समय से हरिप्रसाद के घर और दुकान पर थी। एक दिन सेठ लक्ष्मी नारायण हरिप्रसाद के पास आया और बोला, क्यों हरिप्रसाद, कुछ सोचा तुमने? मैंने जो बात कही थी उस पर विचार किया या नहीं? किस बारे में सोचने की बात कर रहे हैं सेठ जी? आप साफ साफ कहिए। अरे वही, अपनी दुकान और ये घर मुझे बेच दो, बदले में ऐसी रकम दूंगा कि तुम जिंदगी भर चैन से बैठ सकोगे। सेठ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अपना घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा है। मैं यही रहना चाहता हूं। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहां मेरी पत्नी की यादें हैं और मेरे मोहन के बचपन की यादें हैं। सोच लो हरिप्रसाद, मैं तुम्हें इस जगह की दुगनी रकम दूंगा। तुम उस पैसे से कहीं और दूसरा मकान बना लेना, दूसरी जमीन खरीद लेना। ये जमीन मुझे बेच दो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। सेठ जी, चाहे आप 4 गुनी कीमत दे दें, फिर भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे हरिप्रसाद की दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसी नहीं चलती। पहले तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब दुकान और कमजोर हो गई है। हम शादी के लिए पैसे कहां से जमा करेंगे? ऐसा कैसे हो गया मोहन? हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया? पिताजी, पहले गांव में ज्यादा दुकानें नहीं थी, इसलिए सब हमारे यहाँ आते थे। अब कई नई दुकानें खुल गई हैं। उनके पास ज्यादा पैसे हैं, इसलिए वे महंगा और नया सामान लाते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वैसी चीजें खरीद सकें। शायद इसी वजह से लोग अब हमारी दुकान पर आना पसंद नहीं करते। हाँ मोहन, तुमने सही कहा, शायद यही वजह है। लेकिन बेटा, अब शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त शिवनाथ को वचन दिया है कि 1 साल बाद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। दोनों पिता पुत्र गहरी चिंता में डूब जाते हैं। देखते देखते समय बीतता चला जाता है। अब शादी को केवल 2 महीने ही बचे होते हैं। मोहन दुकान पर गया होता है और घर में अकेले बैठे हरिप्रसाद गहरी सोच में डूबे रहते हैं। मैं क्या करूं? देखते देखते ये 2 महीने भी बीत जाएंगे और दुकान से पैसे तो आने से रहे। बहुत दिन इंतजार कर लिया, लेकिन दुकान तो चलने से रही। मेरा एक ही बेटा है और मैंने शिवनाथ से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी से उसकी शादी करवाऊंगा। मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। एक काम करता हूं, साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे ले आता हूं। शादी के बाद मोहन कुछ न कुछ काम करके पैसे चुका ही देगा। यही सोचकर हरिप्रसाद सेठ लक्ष्मी नारायण के पास जाता है। सेठ जी, मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूं। घर में बेटे की शादी तय है और हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना मदद के एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हरिप्रसाद, जरूरतमंद तो हर कोई होता है, लेकिन दुनिया जरूरत से नहीं, भरोसे से चलती है। पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे या नहीं। बताओ, इसकी क्या गारंटी है? देखो हरिप्रसाद, मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूं कि बिना कुछ लिए दे दूं। पैसा दूंगा तो बदले में कुछ ना कुछ गिरवी चाहिए। एक काम करो, अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो। कागजात मेरे पास रहेंगे और पैसे तुम्हारे हाथ में। इससे मुझे भी तसल्ली रहेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। वही दुकान तो मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी है। उसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर वही चली गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मैं अपनी दुकान के कागजात किसी को नहीं दे सकता। अरे हरिप्रसाद, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा तुम्हारी दुकान छीनने आया हूं। कागजात तो बस भरोसे के लिए है। दुकान तो तुम्हारे ही नाम पर रहेगी। जब तक कर्ज नहीं चुका दोगे, कागजात मेरे पास रहेंगे। जैसे ही पूरा पैसा लौटा दोगे, मैं तुरंत तुम्हें सब लौटा दूंगा। इसमें नुकसान नहीं, फायदा ही है। कुछ पल सोचने के बाद हरिप्रसाद मजबूर होकर कहता है, अगर यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है सेठ जी।
मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब साफ साफ बताओ, कितने पैसों की जरूरत है? मुझे पूरे 3,000 रुपए चाहिए सेठ जी। शादी का खर्च है और हालात आप जानते ही हैं। ठीक है, 3,000 का इंतजाम मैं अभी कर देता हूँ। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, इन 3,000 में से मुझे अभी सिर्फ 1,000 ही दीजिए। बाकी 2,000 आप अपने पास रखिए। घर में शादी का माहौल रहेगा, लोगों का आना जाना होगा, ऐसे में पैसों की चिंता रहती है। आपके यहाँ पैसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आकर ले लूंगा। ठीक है हरिप्रसाद, जैसा तुम कहो। मैं अपने खाते में लिख लूंगा कि तुमने मुझसे पूरे 3,000 लिए हैं। हाथ में पैसे कम आए या ज्यादा, हिसाब पूरा ही माना जाएगा। हरिप्रसाद 1,000 रुपए लेकर घर लौट आता है। पैसे संभाल कर अलमारी में रख देता है और मोहन के लौटने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद अचानक हरिप्रसाद के सीने में तेज दर्द उठता है। वो तड़पने लगता है, किसी को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। जमीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद मोहन घर लौटता है। अपने पिताजी को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो घबरा जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हरिप्रसाद नहीं उठते। मोहन दौड़कर वैद्य को बुला लाता है। वैद्य जांच के बाद हरिप्रसाद को मृत घोषित कर देता है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ये नहीं हो सकता। पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, ये अचानक कैसे हो गया? आप ठीक से देखिए। वैद्य मोहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। हरिप्रसाद का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। एक दिन उसे अलमारी में रखे हुए 1,000 रुपए दिखाई देते हैं। मोहन हैरान होकर सोचता है, ये पैसे यहाँ कैसे आए? जरूर पिताजी ने रखे होंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे। लगता है उन्होंने किसी से कर्ज लिया होगा। लेकिन किससे? जिससे भी पिताजी ने पैसे लिए होंगे, मैं उसे जरूर लौटा दूंगा। अब मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। उनके जाने के 1 महीने बाद ही मेरी शादी हो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं शिवनाथ जी से माफी मांग लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके घर सेठ लक्ष्मी नारायण आ जाते हैं। कैसे हो बेटा मोहन? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सोचा अकेले हो, इसलिए हालचाल पूछने चला आया। जी सेठ जी, शरीर तो ठीक है, लेकिन मन बिल्कुल ठीक नहीं है। पिताजी के जाने के बाद सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया है। ये घर जो कभी उनकी आवाजों से गूंजता था, आज बिल्कुल सूना लगता है। बचपन से आज तक मैं कभी पिताजी से अलग नहीं रहा। माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद पिताजी ही मेरे लिए माँ भी थे और पिता भी। वही मुझे संभालते थे, वही मुझे समझाते थे, वही मेरा हर दर्द महसूस करते थे। आज उनके बिना ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मेरा कोई अपना बचा ही नहीं है। मैं खुद को पूरी तरह अकेला और अनाथ महसूस कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूं बेटा, लेकिन अपने आप को संभालो। जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिस इंसान का समय पूरा हो जाता है, उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। यही जीवन का नियम है। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। जी सेठ जी, क्या बात है? मुझे पता है कि यह समय इस बात के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें यह जानना जरूरी है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। अब जब वे हमारे बीच नहीं रहे, तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी ने इस बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने आपसे पैसे लिए होते तो मुझे जरूर बताते। हो सकता है बेटा, उन्होंने तुम्हें परेशान न करना चाहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे। हाँ, अलमारी में मुझे 1,000 रुपए जरूर मिले थे। मैं सोच रहा था कि ये कहां से आए। शायद वही आपके पैसे होंगे। लेकिन अगर पिताजी ने 5,000 लिए थे तो बाकी 4,000 कहां गए? ये तो वही जान सकते हैं बेटा। शायद किसी पुराने कर्ज में दे दिए हों,
या शादी की तैयारी में खर्च हो गए हो। इंसान जब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा होता है तो कई फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे इन बातों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं पूरा पैसा लौटा सकूं। फिलहाल मेरे पास सिर्फ ये 1,000 रुपए है, आप ये रख लीजिए। बाकी 4,000 मैं मेहनत करके जरूर चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। अगले महीने ही तो तुम्हारी शादी है, शादी में बहुत खर्च होता है। मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है, शादी के बाद आराम से लौटा देना। नहीं सेठ जी, अब मैं शादी नहीं करना चाहता। पिताजी के जाने के बाद मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप कृपया ये पैसे रख लीजिए। ऐसा मत सोचो बेटा, यह फैसला भावनाओं में बहकर लिया गया गलत फैसला है। जरा उस लड़की के बारे में सोचो जिसकी जिंदगी तुम्हारे फैसले से जुड़ी हुई है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर इस वक्त शादी टूट गई तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह रिश्ता तुम्हारे पिताजी ने तय किया था, यह उनकी आखिरी इच्छा थी। अगर तुमने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सेठ लक्ष्मी नारायण की बातें मोहन के दिल को छू जाती हैं। वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं सेठ जी। पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी करूं। मैं उनकी आखिरी इच्छा को कभी नहीं ठुकरा सकता। मैं ये शादी जरूर करूंगा ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। सेठ संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद मोहन की शादी बहुत सादे तरीके से मंदिर में शिवनाथ की बेटी कविता से हो जाती है। शादी के बाद कविता मोहन के घर आ जाती है। वो स्वभाव से बहुत अच्छी होती है और मोहन का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिन ठीक ठाक बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ लक्ष्मी नारायण दोबारा मोहन के घर आता है। वो कठोर स्वर में कहता है, मोहन, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए, कब लौटाओगे? मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सेठ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, हालात मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, बस हालात ऐसे हैं कि अभी पैसे जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही मेरे हालात सुधरेंगे मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। मोहन, सिर्फ समझदारी की बातें करने से कर्ज नहीं उतरता। अब गांव पहले जैसा नहीं रहा, हर गली में नई दुकानें खुल गई हैं। तुम्हारी दुकान में अब पहले जैसी रौनक नहीं है। ऐसे में तुम इतनी बड़ी रकम कहां से लाओगे? देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं चाहता हूं मामला शांति से सुलझ जाए। एक रास्ता है, अपनी ये दुकान और घर मुझे बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा। तुम किसी और जगह नया काम शुरू कर सकते हो, यही तुम्हारे लिए समझदारी होगी। नहीं सेठ जी, ये घर और दुकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मरते दम तक कहा था कि चाहे हालात कैसे भी हों, इसे कभी मत बेचना। मैं उनकी बात किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। आप मेरी पहचान नहीं छीन सकते। मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अपनी जड़ें नहीं बेचूंगा। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हारे पास पूरे 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने बाद भी मुझे पहली किस्त नहीं मिली तो याद रखना, तुम्हारी दुकान के कागजात मेरे पास है, फिर मुझे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, दुकान तो जैसे तैसे घर चला रही है, यहाँ 1 रुपया नहीं बचता, तो हजारों रुपए कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल से काम की तलाश में निकलूंगा, मजदूरी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और जैसे ही पैसे इकट्ठा होंगे मैं किस्तों में सेठ लक्ष्मी नारायण के पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन मोहन काम की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत जगह भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ एक व्यापारी आता है। उसका नाम था प्रताप सिंह। अरे सुनो, मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। मैं सुबह से काम की तलाश कर रहा हूँ, बताइए क्या काम है? गोदाम से बोरियां निकालनी है।
चलो मेरे साथ। मोहन सेठ के साथ गोदाम जाता है और पूरे दिन भारी बोरियां उठाता रहता है। उसे ऐसे काम की आदत नहीं होती, फिर भी वो चुपचाप मेहनत करता है। शाम होते होते वो पूरी तरह थक जाता है। शाम होते ही वो अपनी मजदूरी मांगता है। सेठ जी, काम हो गया है, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अभी तो यहीं था। ए लड़के, मेरा बटुआ कहाँ है? उसमें पूरे 10,000 रुपए थे। यहाँ तू ही आखिरी आदमी था। साफ साफ बता, तूने कहाँ छिपाया है? सेठ जी, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोल। तेरे आने के बाद ही बटुआ गायब हुआ है। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करने का हक मिल गया। गरीब होना गुनाह नहीं है। मेरे पिता हरिप्रसाद ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। मैं मेहनत से कमाता हूँ, चोरी नहीं करता। चल, अब सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला होगा। दोनों गांव के मुखिया रघुवीर के पास पहुंचते हैं। प्रताप सिंह आरोप लगाता है कि मोहन ने 10,000 रुपए चुराए हैं। मोहन हाथ जोड़कर कहता है, मुखिया जी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने मेहनत की है, चोरी नहीं। तभी वहाँ सेठ लक्ष्मी नारायण भी आ जाता है। वो कहता है, मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से मोहन को बटुए से पैसे गिनते देखा है और इसने मुझसे पहले भी 5,000 रुपए कर्ज लिए हैं, जो अब तक लौटाए नहीं। मुखिया जी, सेठ लक्ष्मी नारायण मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मैं उनका कर्ज न चुका सकूं और वे मेरा घर और दुकान हड़प सके। ये सरासर झूठ है। ये आदमी खुद को बचाने के लिए बेबुनियाद बातें बना रहा है। मैंने अपनी आंखों से इसे बटुए से पैसे गिनते देखा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी साजिश है। मुखिया जी, किसी के गरीब होने का मतलब ये नहीं होता कि वही चोर हो। मेरी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी की गवाही देती है। अगर मैंने कभी बेईमानी की होती तो आज यहाँ आकर न्याय की दुहाई नहीं देता। मुखिया रघुवीर दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वे कहते हैं, हमने दोनों पक्षों की बातें सुन ली है। सेठ के पास गवाह है और तुम पर कर्ज का भी आरोप है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायत ये निर्णय लेती है कि तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। इस 1 महीने के भीतर तुम्हें सेठ लक्ष्मी नारायण और प्रताप सिंह दोनों के सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर तय समय में पैसे वापस नहीं हुए तो पंचायत को मजबूर होकर तुम्हारे खिलाफ कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। पंचायत समाप्त हो जाती है। मोहन भारी मन से घर लौटता है। अब क्या होगा जी? पहले कर्ज ने हमारी कमर तोड़ दी थी और अब ऊपर से चोरी का इल्जाम भी हमारे सिर पर डाल दिया गया। पूरा गांव हमें शक की नजर से देख रहा है। भगवान, हमारी ही इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? ये सब संयोग नहीं है कविता, ये सेठ लक्ष्मी नारायण की सोची समझी चाल है। वो चाहता है कि हम किसी भी हालत में कर्ज न चुका पाए ताकि समाज के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और फिर वो हमारा घर और दुकान हड़प ले। इतना नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना, झूठे इल्जाम लगाना। क्या उसे भगवान से डर नहीं लगता? जिसने किसी का बुरा चाहा है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। भगवान सब देख रहे हैं। मैंने एक बात सीखी है, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का रास्ता खुला रहता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा मन साफ है और जब मन साफ होता है तो भगवान साथ नहीं छोड़ते। लेकिन क्या सच की जीत सच में होगी? गांव वाले तो सेठ की बातों में आ गए हैं। देर हो सकती है कविता, लेकिन अंधेर नहीं। झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। सच धीरे चलता है लेकिन गिरता नहीं। एक दिन हमारी बेगुनाही सबके सामने आएगी। उसी रात अचानक सेठ लक्ष्मी नारायण के घर में भीषण आग लग जाती है। उसकी छोटी बेटी अंदर फंस जाती है। कोई मदद करो, मेरी बेटी अंदर है, कोई तो बचाओ। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। आग और तेज हो जाती है। शोर सुनकर मोहन और कविता भी बाहर निकल आते हैं। मोहन तुरंत कहता है, कविता, मैं भी जाकर आता हूँ, उसकी बेटी अंदर है, मुझे उसे बचाना होगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे।
उस आदमी ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। ये वक्त बदले का नहीं है। भले ही उसने मेरे साथ बुरा किया हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे जाना होगा। मैं एक मासूम बच्ची को जलता हुआ नहीं देख सकता। मोहन आग की लपटों के बीच दौड़ता हुआ घर के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वो सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटी को सुरक्षित बाहर ले आता है। ये देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। सेठ लक्ष्मी नारायण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वो भावुक हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसे मोहन का एहसान स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन दुख और अहंकार के कारण वो मोहन को धन्यवाद तक नहीं कह पाता। मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आप समझते क्यों नहीं है? आपने अपनी जान की एक पल भी परवाह नहीं की, सिर्फ इसलिए कि एक मासूम बच्ची की जान बच जाए। लेकिन उस सेठ लक्ष्मी नारायण ने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। मैं वहां धन्यवाद सुनने नहीं गया था। अगर उस वक्त मैं इंसान होकर पीछे हट जाता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। एक बच्ची मेरी आंखों के सामने जल रही थी। ऐसे समय में ये सोचना कि उसका पिता कौन है और उसने मेरे साथ क्या किया, बेईमानी होती। वो धन्यवाद करे या ना करे, कम से कम मेरे दिल पर यह बोझ नहीं रहेगा कि मैं चाहकर भी किसी की जान नहीं बचा पाया। अगर मैं नहीं जाता तो शायद आज एक माँ की गोद उजड़ जाती और एक पिता जीते जी मर जाता। लेकिन क्या हर बार अच्छाई का जवाब ऐसी बेरुखी से ही मिलेगा? अगर हर इंसान बदले की आग में जलने लगे तो इंसान और हैवान में फर्क ही क्या रह जाएगा? ईश्वर सब देख रहा है, न्याय उसी के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ इंसान बने रहना है। इधर सेठ लक्ष्मी नारायण अकेला बैठा सोचता है। सब खत्म हो गया। सालों की मेहनत, सालों की कमाई, सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरा घमंड, मेरी ताकत, सब मिट्टी हो गए। लेकिन एक बात है जिसके लिए मैं ईश्वर का शुक्र कर सकता हूं, मेरी बेटी जिंदा है। यह कैसी विडंबना है कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी का एहसान मुझे ढोना पड़ रहा है। उसी समय उसकी पत्नी कमला गुस्से में कहती है, आपको शर्म आनी चाहिए। मोहन ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी बेटी की जान बचाई और आप हैं कि आज भी अहंकार में डूबे हैं। अगर आज मोहन वहां नहीं होता तो हम शमशान में खड़े होते। आपने उसे अपमानित किया, झूठे इल्जाम लगाए, फिर भी वो सब भूलकर हमारी बेटी के लिए आग में कूद पड़ा। उसकी बातें सुनकर सेठ लक्ष्मी नारायण का सिर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रताप सिंह सेठ लक्ष्मी नारायण के घर आता है और कठोर स्वर में कहता है, लक्ष्मी नारायण, तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, अब अपने पैसे लौटाओ। मैं तुम्हें पैसे कहां से दूं? तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी हालत समझनी चाहिए। दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रताप सिंह वहां से चला जाता है। कमला, आज प्रताप सिंह आया था, अपने पैसे वापस मांग रहा था। वो बहुत खतरनाक आदमी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो बड़ा घर था वो तो जल गया, अब ये घर भी बेचना पड़ेगा। ये आपके कर्मों की सजा है। दूसरों के हक पर नजर रखने का यही नतीजा होता है। मजबूर होकर सेठ लक्ष्मी नारायण अपना घर प्रताप सिंह को बेच देता है और बड़े घर से निकलकर छोटे से मकान में रहने लगता है। कुछ समय बाद सेठ लक्ष्मी नारायण मोहन के घर आता है और रोते हुए कहता है, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे पिता हरि प्रसाद ने मुझसे 5,000 नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए ही लिए थे। प्रताप सिंह से मैंने ही कहा था कि वो तुम पर चोरी का इल्जाम लगाए। मैंने लालच में आकर यह सब किया। शायद उसी पाप की सजा आज मुझे मिल रही है। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। इंसाफ तो ईश्वर करता है, झूठ की कभी जीत नहीं होती। मेरे साथ चलो,
मैं पंचायत के सामने सारी सच्चाई बताऊंगा। दोनों मुखिया रघुवीर के पास जाते हैं। सेठ लक्ष्मी नारायण पंचायत में स्वीकार करता है कि उसने झूठी गवाही दी थी और मोहन निर्दोष है। लक्ष्मी नारायण, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मोहन की वजह से तुम्हें माफ किया जा रहा है। धीरे धीरे सेठ लक्ष्मी नारायण के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। घर में खाने तक का सामान नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर मोहन की दुकान धीरे धीरे चलने लगती है। वो शहर से अच्छे कपड़े लाकर गांव में बेचने लगता है। एक दिन मोहन खाने का सामान सेठ लक्ष्मी नारायण के घर पहुंचाता है और कहता है, मुझे पता है कि आपके घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हैं। सेठ लक्ष्मी नारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घमंड और लालच छोड़कर मोहन की दुकान पर काम करने लगता है और एक नेक इंसान बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और इंसानियत की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। लालच, छल और षड्यंत्र कुछ समय के लिए सफल लग सकते हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा विनाश होता है। दूसरों की बुराई के बदले भलाई करना ही सच्ची मानवता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके प्यारे चैनल थर्स्टी टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।